Hello, welcome to my channel English Connect. Today's topic: how should be your 12th English आंसर शीट। 12th इंग्लिश के पेपर में करेक्ट आंसर्स जितने इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है पेपर प्रेजेंटेशन। अगर इंग्लिश के पेपर में आंसर्स सभी लिखे हैं बट यू हैव नॉट प्रेजेंटेड इट वेल, आंसर्स को बहुत ही इलिजिबली लिखा है, लाइंस नहीं दी गई है बराबर, सो देयर आर चांसेस दैट यू कैन लूज द मार्क्स। इस वीडियो में हम फेब 2025 का आंसर पेपर दिखेंगे। इस पेपर में हम देखेंगे क्या क्या सही किया गया है और क्या क्या गलत हुआ है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए लास्ट तक की वीडियो देखो एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट योर इंग्लिश पेपर। बेटर होगा कि साथ में 2025 का क्वेश्चन पेपर भी रखो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेब 2025 के क्वेश्चन पेपर का PDF दिया गया है, चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, बट इस पूरे वीडियो में साथ में क्वेश्चन पेपर रखना बेटर होगा। शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो सेक्शन 1 पहले लिखा गया है, बीच में ही हैज क्लियरली रिटन सेक्शन 1 और उसके बाद A1। नाउ इफ यू सी द पेपर, दोनों तरफ मार्जिन्स निकाली गई है। सेक्शन 1 लिखने के पहले एक लाइन छोड़ा गया है और उसके नीचे एक लाइन छोड़ी गई है सो दैट इट लुक्स नीट एंड क्लीन। अब पहला क्वेश्चन A1 जो है वो है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अरेंज them in proper sequence. So here he has written in sequence all the sentences. पहला sentence जो है according to sequence वो है second. He led major multinational software companies. इसीलिए he has just mentioned the number of that statement और 2 लिखा है एंड देन ही हैड रिटन द सेंटेंस। उसके बाद है फोर्थ स्टेटमेंट। क्वेश्चन में ये फोर्थ स्टेटमेंट था, ही लर्नड इनवैल्यूएबल लाइफ लेसन्स व्हाइल हेडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। एंड देन ऐसे करते करते उसने पूरे सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स लिखे हैं एंड इफ यू सी हर स्टेटमेंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ी हुई है। नाउ इफ यू वांट लेफ्ट मार्जिन की तरफ यू कैन जस्ट अगेन ड्रॉ अ वेरी नैरो मार्जिन जहां पर सब क्वेश्चन नंबर्स लिखे जा सकते हैं। अब A1 लिखने के बाद इफ यू सी बहुत कम जगह रह गई थी, वहां उसने दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिखा है। अगर उसने ये वेब डायग्राम जो है वो इधर लिखा होता तो वो बड़ा ही कंजेस्टेड लगता था। सो बेटर यू लीव दैट स्पेस एंड देन राइट इट ऑन द अदर पेज। अब यहाँ पर की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट लिखना था। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है उसी फॉर्मेट में हमें लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, दे जस्ट राइट इट वर्टिकली, की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर नीचे लिखेंगे मोटिवेशन, उसके नीचे टारगेट सेटिंग और इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज कीप इन माइंड जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है उसी फॉर्मेट में हमें लिखना है। अगेन वेरी क्लीन, नीट। एंड देन A3 इज सक्सेस एज अ राइटर। अगेन ही हैज फॉलोड द फॉर्मेट। क्वेश्चन पेपर में देखो फॉर्मेट ऐसी है एंड ही हैज रिटन इन द सेम वे। फिर आता है पर्सनल रेस्पॉन्स। पर्सनल रेस्पॉन्स ये आंसर 2 मार्क के लिए पूछा जाता है एंड 7 to 8 लाइन्स एक्सपेक्टेड है, बट 7 to 8 लाइन्स में जो पूछा गया है वो सभी पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। एंड कीप वन थिंग इन माइंड, पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन ये तुम्हारा अपना रेस्पॉन्स होना चाहिए। यू कैन नॉट कॉपी इट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, गिवन एक्सट्रैक्ट। अगर ऐसा करते हो देन इट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन। जैसी भी इंग्लिश आती है भले वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो बट यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। और एक बात और देखो, यहाँ पर देख सकते हो आंसर कैसे शुरू किया, यस अकॉर्डिंग टू मी। सो वेन एवर यू आर आंसरिंग अ पर्सनल रिस्पॉन्स उसकी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, यस आई डू एग्री एज पर माई व्यू और एज पर माई पर्सपेक्टिव। स्टार्ट इन दिस वे। उसके बाद है A5 डू एज डायरेक्टेड। अब हियर कीप वन थिंग इन माइंड, नो नीड टू राइट क्वेश्चन, सीधा आंसर्स लिखो। See here सीधे आंसर्स लिखे गए हैं एंड अगेन आफ्टर एवरी स्टेटमेंट जो भी सेंटेंस लिखा गया है उसके ऊपर और नीचे एक एक लाइन छोड़ी गई है। देन लेट्स मूव ऑन टू B सेक्शन। B1 में डू एज डायरेक्टेड, सेम थिंग, क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट्स जो आंसर्स है सीधा सीधा वही लिखने हैं। अगेन लीव द लाइन। इसके बाद है B2 स्पॉट द एरर। यहाँ पर हमें जो गलत सेंटेंस है उसे सही करके लिखना होता है एंड ट्राई, अगर अंडरलाइन कर सको जो करेक्टेड फॉर्म है उसे अगर अंडरलाइन करो तो वो बेटर है। नाउ इस पेपर में ये आंसर रॉन्ग था। उसके बाद एक क्वेश्चन 2 जहाँ पर एक अनसीन पैसेज दिया जाता है एंड देन यू आर सपोज टू सॉल्व द एक्टिविटीज। A1 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स दैट स्टेट द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। नाउ एक प्रॉब्लम ये होता है ऐसे क्वेश्चंस में, स्टूडेंट्स डोंट रीड द क्वेश्चन and that can create a big problem. So read carefully questions, carefully पढ़ो
अब यहाँ से दो जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो लिखे गए हैं। उसके बाद है A2 एक फ्लो चार्ट दिया गया है। अगेन द सेम फॉर्मेट इज यूज्ड। क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिए गए हैं एंड सेम हियर यहाँ पर भी स्टूडेंट ने रेक्टेंगुलर बॉक्सेस निकाला है और उसमें आंसर लिखा है। और यू कैन डू इट द अदर वे, राइट डाउन द स्टेटमेंट्स, राइट डाउन द आंसर्स एंड देन मेक द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। फिर A3 क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए है। अगेन 7 to 8 लाइन्स आर इनफ। ट्राई टू इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स, जो भी पूछा गया वो सब पॉइंट्स आने चाहिए। A4 इज पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स के आंसर्स एक्सट्रैक्ट से लिखना नहीं है, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। और देखो ये आंसर भी इसने शुरू किया है, इन माई ओपिनियन, ऐसे ही पर्सनल रिस्पॉन्स के आंसर्स लिखे जाते हैं। देन A5 ग्रामर क्वेश्चंस दिए गए हैं पैसिव वॉइस के लिए। देन मॉडल ऑक्सिलरी क्वेश्चंस है। देन A6 मैच द फॉलोइंग है। कॉलम A एंड B दिए गए हैं। A में जो वर्ड दिया गया है उसी के सामने उसका मीनिंग लिखा गया है अलॉन्ग विद द करेक्ट अल्फाबेट्स। जैसे पहला है कॉलम A में एंटरप्रेन्योर, तो उसका आंसर है B, पर्सन हु स्टार्ट्स और ऑर्गेनाइजेज अ कमर्शियल एंटरप्राइजेस। इसी तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं। देन समराइजिंग, समरी लिखनी होती है दिए हुए एक्सट्रैक्ट की एंड सम पॉइंट्स आर गिवन। कीप इन माइंड जितने पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे ही पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो गिव अ टाइटल। टाइटल लिखना है जब समरी हम लिखते हैं तो। हियर इस आंसर में टाइटल भी नहीं लिखा गया है और जो समरी की लेंथ है वो बहुत कम है एंड देयरफॉर मार्क्स आर नॉट गिवन। फिर क्वेश्चन C, माइंड मैपिंग। माइंड मैप प्रिपेयर करने को कहा गया है। टॉपिक है डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। इस पर 3 मार्क्स होते हैं। नाउ माइंड मैपिंग कैसे लिखी जाए इसके ऊपर एक अलग से वीडियो इस चैनल पर बनाया गया है। सो इन डिटेल यू कैन सी हाउ टू राइट माइंड मैप्स। बट इफ यू सी हियर जो मेन टॉपिक है या जिसे हम ट्रंक भी कहते हैं वो बीच में लिखा गया है इन स्क्वायर बॉक्स एंड देन 4 सब पॉइंट्स आर मेड, इंटरैक्टिंग, रीडिंग, वॉचिंग इंग्लिश मूवीज एंड लिसनिंग पावर। अब ये चारों सब पॉइंट्स है ये एक ही डिजाइन में लिखे गए हैं। ही हैज जस्ट मेड सम क्लाउड लाइक फिगर। उसके बाद हर सब पॉइंट के उसने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं एंड दैट ही हैज रिटन वर्टिकली। इफ यू सी एवरीथिंग रिटन इन अ नीट वे, बहुत ही क्लीन तरीके से किया गया है। ही हैज ऑल्सो इवन यूज्ड सम फिगर्स, सम पिक्चर्स। बुक की पिक्चर बनाई गई है। इंटरैक्टिंग में 2 बच्चे बात कर रहे हैं उसकी पिक्चर दी गई है। सो दिस विल एड टू योर मार्क्स। इसके बाद शुरू होता है सेक्शन 2, पोइट्री सेक्शन। नाउ A1 में कुछ लाइन्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। अगेन द सेम फॉर्मेट इज यूज्ड। क्वेश्चन पेपर में अगर देखो इसी फॉर्मेट में पूछा गया है एंड ही हैज रिटन द आंसर इन द सेम फॉर्मेट। फिर A2 आंसर दिया गया है इन अ वेरी नीट एंड क्लीन मैनर और जितने पॉइंट्स की जरूरत थी वॉट एवर शुड हैव बीन इंक्लूड किया गया एंड सो ही गॉट 2 मार्क्स। देन द A3 क्वेश्चन, अगेन इफ यू सी लाइन्स आर लेफ्ट, बहुत ही क्लीनली लिखा गया है, बहुत ही नीटली लिखा गया है। A4 क्वेश्चन होता है नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। एक पोएम की एक लाइन दी गई है और पूछा गया है कि इस यहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया गया है, नेम और उसको एक्सप्लेन करो। ना इफ यू सी इन दिस पेपर अ वेरी लेंथी एक्सप्लेनेशन इज गिवन। इतना लेंथी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज राइट डाउन द रेपिटेशन। जो फिगर ऑफ स्पीच है रेपिटेशन है तो रेपिटेशन लिख दो एंड देन यू कैन जस्ट ऐड कि द लाइन और द फ्रेज नो मोर इज रिपीटेड, therefore it is repetition. okay, इतना ही इनफ है। जस्ट राइट डाउन द रीजन जो कि यहाँ पर है द फ्रेज नो मोर इज रिपीटेड। नो नीड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। उसके बाद आता है पोएटिक क्रिएटिविटी का क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन सबको ही बहुत डिफिकल्ट लगता है। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू राइट द पोएटिक लाइन्स बट नाउ आई वुड सजेस्ट, मैं यही कहना चाहूंगी कि कैसे भी करके लिखो 4 लाइन्स अगर कहा गया है, राइट डाउन वट एवर कम्स टू योर माइंड रिलेटेड टू दैट टॉपिक। जैसे यहाँ पर टॉपिक दिया गया है फ्रीडम। सो सी अगर पेपर में देखो ऊपर टाइटल दिया गया है, पोएम का नाम जैसे दिया है उसने फ्रीडम एंड देन ही हैज रिटन 4 लाइन्स। अब क्वेश्चन में यहाँ कहीं भी राइम स्कीम नहीं दी गई है। सो इट इज नॉट अ कंपल्शन कि तुम्हारी लास्ट के जो वर्ड्स है वो राइम होने चाहिए। बट हियर इफ यू सी ही हैज रिटन इट इन राइम स्कीम A एंड B। सो अगर ये लास्ट में राइम ना भी होता बट इट शुड सीम एज अ पोएटिक लाइन्स, पोएटिक लाइन्स की तरह लगनी चाहिए। हाँ, अगर क्वेश्चन में राइम स्कीम दी गई है कि राइट 4 पोएटिक लाइन्स विथ राइम स्कीम A, देन यू हैव टू सी, देन इट बिकम्स अ कंपल्शन। ये जरूरी होता है कि राइम स्कीम हो वहां पर, तो राइमिंग वर्ड्स का फिर वहां पर होना जरूरी होता है। क्वेश्चन B है पोएटिक अप्रिसिएशन। पोएटिक अप्रिसिएशन में राइट ऑल द पॉइंट्स
अब अगर यहाँ देखो तो ही हैज़ रिटन अबाउट पोएट, देन पोएम, फिर टाइटल. You can also merge all these three and write down poem, poet, title. And then you can include other points such as poetic devices, poetic style, language, message, my opinion. But हर point जो तुम लिखोगे, write it in a paragraph wise, leave a line so that ये समझ में आए कि हर point को cover किया गया है. उसके बाद आता है section 3 writing skills. ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज. नाउ सी वेरी नीटली एक बॉक्स बनाया गया है, उसके अंदर पूरा मैसेज लिखा गया, ऊपर डेट मेंशन्ड है, टाइम है, एंड देन वॉट एवर द मैटर इज, और फिर नीचे मैसेज लिखने वाले का नाम है. वर्चुअल मैसेज लिखते वक्त एक बात ध्यान में रखो, यू आर नॉट सपोज टू एड एनी अदर पॉइंट. एक बात याद रखो, अपना खुद से कोई पॉइंट वहाँ डालना नहीं है, जितना वहाँ पर लिखा गया है वही लिखना है. उसके बाद आता है इंटरव्यू. नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन, इसे भी जो फॉर्मेट दिया जाता है, एक टेबल फॉर्मेट में इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी फॉर्मेट में लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा गया है. ही हैज जस्ट ड्रॉन द बॉक्सेस, नेम ऑफ द इंटरव्यूवी, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसका नाम, देन एरिया ऑफ सक्सेस, डेट, टाइम एंड सो ऑन. नाउ सी वेरी नीटली हैज रिटन ऑल द क्वेश्चंस. अब एक बात मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखने से अच्छा हो कुछ क्वेश्चंस के पहले कुछ स्टेटमेंट्स लिखे जाए तो बेटर है. फॉर एग्जांपल, अगर फैमिली सपोर्ट पॉइंट दिया गया है, सो यू कैन राइट नो सक्सेस इज पॉसिबल विदाउट फैमिली सपोर्ट, टेल अस हाउ डिड योर फैमिली सपोर्ट यू. सो अगर एक स्टेटमेंट आ जाए और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए तो इट क्रिएट्स गुड इंप्रेशन एंड इट विल हेल्प यू टू गेन मोर मार्क्स. सभी क्वेश्चंस में स्टेटमेंट लिखो जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस को अगर तुम स्टेटमेंट से स्टार्ट करो देन इट वुड बी गुड. उसके बाद है कंपेयरिंग. कंपेयरिंग में पॉइंट्स दिए गए, इंट्रोडक्शन, वेलकम सॉन्ग, लाइटिंग ऑफ द लैम्प. ही हैज वेरी क्लियरली रिटन द पॉइंट्स और उन पॉइंट्स के नीचे लाइंस दी गई है. एक बात याद रखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है. इफ यू वांट यू कैन ऐड 1 or 2 पॉइंट्स ऑफ योर ओन, बट प्लीज डू नॉट मिस एनी पॉइंट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. फिर उसके बाद आता है अपील. नाउ सी दिस अपील, यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट्स यूज किए गए हैं, फॉन्ट साइज यूज किए गए हैं. जो सबसे ऊपर है वो पूरा के पूरा कैपिटल में लिखा गया है. देन सम आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स. कुछ पॉइंट्स को पॉइंट वाइज लिखा गया है और जस्ट हाईलाइटिंग दम विद द एरो. कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है. कुछ पिक्चर्स निकाल कर दिए गए हैं. रिस्पेक्ट वुमेन, विमेन्स सिक्योरिटी एंड सेफ्टी टॉपिक है. सो एक लड़की का फोटो निकाला गया है, एक हैंड का फोटो निकाला गया है. सो मेनी एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस. स्लोगन्स दिए गए हैं, आवर वुमेन, आवर पावर. अपील की गई है, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर वुमेन सेफ्टी. इस तरह से इट हैज़ ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स. देन सेक्शन 4 नॉवेल सेक्शन है. सेक्शन 4 यहाँ बीच में लिखा गया है. जब भी एक नया सेक्शन शुरू होता है, कीप वन थिंग इन माइंड के बीच में सेक्शन लिखना है. अगर हो सके सेक्शन 4 के नीचे राइट डाउन नॉवेल भी, नॉवेल सेक्शन. बट इफ अगर टाइम नहीं है जस्ट लीव इट, बट राइट दिस सेक्शन नंबर. ओके. फिर क्वेश्चन 5A लिखा है. 5A में क्वेश्चन था पिक आउट द ऑड एलिमेंट. सो ऑड एलिमेंट्स को लिखा गया है. देन 5A का सेकेंड क्वेश्चन था स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड री राइट दम. देखो स्टेटमेंट्स को री राइट करके लिखने को कहा गया है. एंड सो ट्रू अगर है तो उसे भी रीराइट करो और अगर फॉल्स है तो उसे भी रीराइट करो, सही करके रीराइट करो. अगेन लाइंस छोड़ी गई है. हर ट्रू और फॉल्स जो भी स्टेटमेंट्स लिखे गए, हर स्टेटमेंट के बाद एक एक लाइन छोड़ी गई है. देन कम्स सेक्शन बी. और सेक्शन बी, सी, डी, इन सभी सेक्शंस में यू नो 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. अब नॉवल सेक्शंस के क्वेश्चंस के आंसर की लेंथ नियरली हाफ पेज होनी चाहिए एंड 10 से 12 लाइन्स इज ओके. बट इट्स नॉट दैट ओनली लेंथ मैटर्स, पॉइंट्स भी इंक्लूड होने चाहिए. जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के आंसर्स होना चाहिए. सो यहाँ पर पूछा गया था कि फॉर्नमैन्स प्रेजेंटेशन फोकसेस ऑन द थीम ऑफ रेसिज्म. और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किस तरह से फॉर्नमैन ने इस थीम को एक्सप्लेन किया है. And so how he gave an example by bringing a skeleton के you cannot find whether the skeleton is of a Chinese woman or an American, black or white. So सभी के सभी पॉइंट्स इंक्लूड किए गए और इसीलिए यहाँ पर 2 मार्क्स दिए गए हैं. और इसी तरह से हमें बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देना है, B, C and D. So this is how you're supposed to write the answer paper. Neat, clean,
जस्ट आई विल समराइज द होल वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, सेक्शंस के नाम बहुत क्लियरली इन द मिडल ऑफ द लाइन लिखना है। लीव द लाइन सो दैट इट लुक्स नीट। डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस। सेक्शन के सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। इफ यू फाइंड के सेक्शन 4 मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, सो स्टार्ट द आंसर पेपर विद सेक्शन 4, बट क्लियरली मेंशन सेक्शन 4। और सेक्शन 4 जब लिखना शुरू करे तो वहाँ सीक्वेंस को फॉलो करो। ऐसे नहीं कि सेक्शन 4 लिखना शुरू करे, 5th ए लिखे एंड उसके बाद तुम जाकर पोएटिक अप्रिसिएशन लिख रहे हो। योर पेपर विल बी चेक्ड। ऐसा नहीं है कि पेपर चेक नहीं होगा, बट देन देर आर हाई चांसेस दैट यू आर गोइंग टू लूज मार्क। सो वंस यू स्टार्ट द सेक्शन, एक सेक्शन अगर तुम्हें लगता है कि सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 2 पोइट्री लिखना है तो सेक्शन 2 पोइट्री लिखो, बट अगेन फॉलो द सीक्वेंस। अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है तो लीव द स्पेस। फॉर एग्जाम्पल पोइट्री सेक्शन शुरू किए, A1 आ रहा है, A2 आ रहा है, पर A3 नहीं आ रहा है, तो A3 के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो एंड देन राइट A4। जब ऐसा लगे कि अब मैं A3 का आंसर लिख सकता हूँ, वापस आकर A3 का आंसर लिख लो। सो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस। सेक्शन के सीक्वेंस चेंज कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। फॉलो द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे गए उसी फॉर्मेट में लिखो। राइटिंग स्किल का आंसर लिखते वक्त फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज का जो फॉर्मेट है उसी में लिखो। इंटरव्यू का फॉर्मेट जो है उसी में लिखो। सो फॉर्मेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. So I hope you understood how should be your English answer paper. Hope this helps you. Thank you. Keep watching.